जय हिंद आप सभी को। तो गणित क्रांति बैच में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और इस बैच में हम लोग सीटेट को, जो कि आपके फरवरी में एग्ज़ाम होगा, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। जल्दी आपको अगले महीने में फॉर्म भी मिल जाएगा। तो डेली आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे और क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जिसमें हम लोग गणित के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपके आए हुए हैं, वो पेडागोजी हो गया या फिर आपके जितने भी क्वेश्चन्स हैं, तो आपको देखना है क्या लेवल क्वेश्चन कराता है और कॉन्सेप्ट को समझना है और डेली प्रैक्टिस कर चलना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस में अगर आपको उसमें कमांड लाना है या फिर पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो सारी चीज़ों को एक बार आपको समझना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और केवल आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर अभी आपके पास लगभग 3 महीने का समय है, तो लगभग अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, तो आसानी से अपने पेपर को क्लियर कर पाएँगे। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। देख लेना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आपकी समझ बन जाएगी तो आसानी से आप पेपर को क्वालीफाई कर पाएँगे। तो डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है गणित क्रांति बैच में, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है आपकी, तो जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और देख सकते हैं। पीछे हमारी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको आपको देखना है, समझना है, ठीक है? चलिए, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। एक बार बता देंगे, मैं ऑडिबल हूँ, विज़िबल हूँ। देन सेशन को क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चंस को समझना है और एक नोट्स बनाते हुए चलेंगे, शॉर्ट नोट्स, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको नोट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के समय में आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो भी मतलब आपके लिए चीज़ें भूल जाते हैं, बार-बार उसको नोट किए रहेंगे, तो एग्ज़ाम समय उसको रिवाइज़ कर पाएँगे, क्योंकि उस समय आप क्लासेस नहीं देख पाएँगे, तो एक नोट्स बनाना आपके लिए ज़रूरी है और नोट्स बनाने से फ़ायदा होता है, उससे जो चीज़ें आपकी भूल जाती हैं बार-बार, उसको आप लोग समझते हुए, देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो वो चीज़ें भूलती नहीं हैं, ठीक है? तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक भी कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे, अदर लोग भी जो मतलब आपके रिलेशंस में या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई तैयारी कर रहा है सीटेट की, तो एक बार शेयर कर देंगे, जिससे उनका भी फ़ायदा होगा। चलिए, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और जो भी आंसर आए कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएँगे। एक बार ट्राई ज़रूर करना है क्वेश्चंस को। देखिए, बिना ट्राई किए, बिना कोशिश किए आप सोचेंगे कि मैथ्स वैसे आ जाएगी, तो नहीं, एक बार कोशिश ज़रूर करना है। गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखना है और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उन गलतियों से बचने के लिए डेली आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। एक बार सभी लोग कॉपी पेन उठा लेंगे और जब भी आपकी क्लास स्टार्ट हो, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए कॉपी पेन लेके और साथ में मोटिवेट रहिए। हर सेशन में सोचिए कुछ नया सीखेंगे और हर सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है, समझना है और एक बार जिसका आंसर आपको आता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे, समझेंगे और एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताएँगे क्या आंसर आएगा? एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है। चलिए, एक बार कोशिश करेंगे, क्या आंसर आ रहा है इसका? क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 3 होल 1/2 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। ऑप्शन यहाँ पे है 258, ऑप्शन बी है 315, ऑप्शन सी है 295 और ऑप्शन डी आपके पास है 305, 305। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। देखिए, ये नहीं सोचना है कि गलत आंसर हो जाएगा, चाहिए होगा, कोई बात नहीं। गलतियों से ही आदमी सीखता है। गलतियों से अगर सीखता है तो चीज़ें बहुत दिनों तक याद भी रहती हैं। जो भी आपका आंसर सही लगता है, ए, बी, सी, डी, आप एक बार कमेंट के माध्यम से बताएँगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे 3 होल 1/2 में समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, ठीक है? अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो एक बार आंसर लिख देंगे। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को नोट करना है। चलिए, कॉपी पेन रखेंगे और ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जहाँ भी देख रहे हैं, लैपटॉप में, मोबाइल में,
और डेली आपको ऐसे ही पढ़ते हुए अब चलना है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम का, और फॉर्म भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 3 होल 1/2 में समकोणों में डिग्रियों की संख्या पूछा है आपसे। तो आपको मालूम है कि एक समकोण में कितना होता है आपका, एक समकोण में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। ये हम जानते हैं, ठीक है, वी नो डैट, या फिर हम लिख लेंगे हम जानते हैं। जिस भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा में चीज़ों को लिखेंगे, समझेंगे। इंग्लिश में वी नो डैट, हिंदी में हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि, हम जानते हैं कि एक समकोण में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितने में पूछा है, 3 होल 1/2 समकोण में, तो हम क्या करेंगे, 3 होल 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 होल 1/3 होल, कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते हुए चलेंगे। 3 होल 1/2 में हम लोग 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 7 को हम लोग जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसमें आपके ये मिक्स फ्रैक्शन में है, अपान कितना हो गया आपका 2 हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, इंटू कितना हो गया आपका 90। इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा आपका 45। 45 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7 5 जा होता है 35। कैरी कितना बचेगा आपके पास 3, और 7 4 जा 28, 21 और 3 कितना होगा आपका 31। 315 डिग्री आपका आंसर होने वाला है। कितना, 315 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे, बाकी इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर नोट कर लेंगे, और कोई भी अगर आप कन्फ्यूजन अभी भी हो तो आप लोग बता सकते हैं, और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर बी आपका होगा 315। हो सकता है अगली बार आपसे, देखिए कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको सेम रखना है। एक समकोण बराबर कितना, 90 डिग्री, ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, सेम रखना है। बस एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपका जो अब 3 होल 1/2 पूछा है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ और पूछ सकता है। तो तरीका मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका मेन यही रहेगा। अगर एक समकोण में 90 डिग्री होता है तो 3 होल में 1/2 में कितना होगा, 315। ऐसे यहाँ पे 5 होल 1/2 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जिससे पूछेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 में, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लिया होगा तो एक बार थम्स अप कर देंगे, या फिर ऐसा लिख देंगे, और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके बाद आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे, समझेंगे और एक बार कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को, कराए किसमें से, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपद है। ठीक है, बताएंगे एक बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें है, तो ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। त्रिपद और त्रिघात में अंतर है। त्रिघात को हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, और त्रिपद को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल और आपका क्यूबिक इक्वेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ट्राइनोमियल के बारे में पूछा है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए एनसीईआरटी 315 बता रहे हैं जी, बिल्कुल 315 आंसर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपद है। ऑप्शन ए यहाँ पे 3x² + 7, ऑप्शन बी है x³ + 10, और ऑप्शन सी यहाँ पे 3x² + 3x + 7, और ऑप्शन डी है 3x³ + 3x² + 3x + 3। जो भी आंसर आए कमेंट के माध्यम से आपको बताना है, सेशन को लाइक कर देना है। एनसीईआरटी जी 315 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 315। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, चलिए अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा। देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा हुआ है त्रिपद। त्रिपद का मतलब क्या होता है, ट्राइनोमियल। ध्यान देंगे, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैंने पॉलिनोमियल में मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी। पॉलिनोमियल में ध्यान से देखेंगे, अगर आपने देखा होगा क्लासेस तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो देखेंगे। पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया था, पॉलिनोमियल बताया था कि ये जो है दो टाइप्स में होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म होता है, बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के आधार पे इसको बांटते हैं, और बेस्ड ऑन पावर, और इसको हम लोग पावर के आधार पे बांटते हैं। ठीक है, पावर के आधार पे मोनोनोमियल होता है सबसे पहले, क्या होता है,
मोनोनोमियल में एक पद होता है, जैसे कि x लिख दें या फिर एक्स स्क्वायर लिख दें, ये सारे क्या हैं आपके एक पद हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर बताया था मैंने सेकंड क्या होता है, बायोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल एग्जाम्पल देखेंगे उसमें दो पद, जैसे कि x+2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया, x³ + 2 हो गया, दो पद है, पावर से हमें मतलब नहीं है, पद देखना है, क्या देखना है, पद। जो बताया था मैंने ट्राइनोमियल, क्या बताया था, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिघात, इसको क्या बोलते हैं, द्विपद। जैसे इसमें देखेंगे हमने लिख दिया है x³ + 2x + 3, या फिर हमने लिख दिया कि x² + 2x प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने 1, ये सारे क्या हैं, त्रिपद हैं, हमें घात से मतलब नहीं है। और पावर में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, लीनियर इक्वेशन, ठीक ना, क्या आता है, लीनियर इक्वेशन, जो कि आपका पावर के बेसिस पे लीनियर इक्वेशन। सेकंड क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, में दो घात होती है, जिसमें पावर एक होगी वो क्या होता है, लीनियर। क्वाड्रेटिक में कितना होता है, दो पावर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक में कितनी पावर होती है, तीन होती है। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक होता है, जिसमें कितनी होती है, चार घातें होती हैं। यहाँ पे त्रिपद की बात हो रही है, किसकी, त्रिपद, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल की बात हो रही है, ठीक है। और एक होता है त्रिघात, दोनों में डिफरेंस क्या देख लेंगे ध्यान से। और एक होता है त्रिघात, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्यूबिक इसका मतलब ये है कि इसमें टर्म को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, इसमें टर्म को डिफाइन किया जाता है, इसमें टर्म को देखते हैं। और इसमें हम लोग पावर को देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसको क्या देखते हैं हम, पावर को। इसमें देखते हैं कि तीन टर्म है कि नहीं, इसमें देखते हैं कि तीन पावर है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में ध्यान देंगे, यहाँ पे 3x² + 3x + 7, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो दो पद है, ऑप्शन नंबर ए में दो पद है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो दो पद है। ऑप्शन नंबर 3 में आपके पास तीन पद हैं। कौन कौन से, 3x², तो ये आपका त्रिपद है, ट्राइनोमियल है। घात हमें ध्यान नहीं देना है, पद ध्यान देना है, टर्म ध्यान देना है। तो टर्म इसमें कितने हैं, तीन, नीचे वाले में चार पद हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। क्या सही होगा, सी। एवं केसरी जी आ गए हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, इन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ लेना है, ठीक है। एक पोलिनोमियल्स आपका दो प्रकार से बांटा जाता है, एक आपके टर्म के आधार पे, मतलब पद के आधार पे, और एक घात के आधार पे। टर्म के आधार पे आपको बताया मैंने क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, इसे हम मोनोनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, से आगे भी। और इसी प्रकार से जो आपका ये होता है पावर के बेसिस पे, तो लीनियर हो गया, इसके बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब एक घात, द्विघात, त्रिघात, और इसके बाद चतुर्थ घात। अलग अलग आपको ध्यान देना है। जब देखिए, जब आपको पद देखना है तो पावर्स नहीं देखना है, केवल आपको पद को काउंट करना है। एक पद पूछा है तो एक ही पद होना चाहिए, और वो चाहे x² हो, चाहे x³ हो, चाहे x⁴ हो, उससे हमें मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं। तो इसमें आपको डिफरेंस समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम में छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, सिली मिस्टेक होती हैं। तो इन सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है, छोटी-छोटी चीज़ों को समझना है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक नंबर इसे अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो एक नंबर इससे कट जाता है, और बाद में आपको बहुत ही मतलब वो ऐसा फ़ील होता है कि इतना आसान क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। इस गलतियों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए इसको नोट करेंगे और चलेंगे हम लोग। मैंने डिटेल में पॉलिनोमियल में पढ़ाया भी है। जिन्होंने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ क्लास की, उसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कराए हैं। उसमें पॉलिनोमियल को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, सब बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब वो सारे एग्जामों के लिए आपका बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको नोट कर लेंगे। यस्टेट का पेपर हो गया सर जी, जी यस्टेट हो गया है। ये आपका सीटेट चल रहा है, क्या है, सीटेट, ये सीटेट का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, थर्ड को पढ़ेंगे। देखिए ये आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी क्वेश्चन में थोड़ा-सा आपको अपने अंदर समझ बनानी है, अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बना लेनी है, जिससे अगर थोड़ी समझ आपको बन जाती है, तो आसानी से आप लोग मतलब बिना कॉपी पेन उठाए आसानी से नंबर्स अपने आप लोग गेन कर सकते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा आपको कॉपी पेन या फिर कैलकुलेशन या फिर ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके फार्मूले हैं, मतलब वो चीज़ें हैं, सूत्र हैं, याद नहीं करने, बस थोड़ा-सा आपको समझ अपने अंदर विकसित करनी है। बस ये देखना है कि बच्चा जहाँ एक्टिव है, जहाँ बच्चा जो है खुद
कुछ करके सीखता है, या फिर बच्चा ऐसे देखेंगे कि बच्चा जहाँ पे खुद उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि वो सीखने के लिए इच्छुक है, कोई भी काम, तो वहाँ पे वो क्या होता है, थोड़ा-सा ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। और हमें दैनिक जीवन का उपयोग करके बच्चों को सिखाना है, ये बातें भी ध्यान देना है। जो लाइफ़ में हम लोग डेली चीज़ें देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कमल कह रहा है कि कमल कक्षा 6 का एक विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन की इकाइयों का सही रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहा। कमल एक लड़का है जो कि आपका एरिया और वॉल्यूम की जो इकाई है उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उन बातों को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एप्रोप्रिएट आंसर, अच्छा आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उसे, जैसे मान लीजिए आप टीचर बने हैं, ठीक है, आप टीचर बने हैं और कोई विद्यार्थी आपका है, वो जो है क्षेत्रफल और आयतन को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है, उसे क्षेत्रफल और आयतन की इकाइयों को कंसिस्ट करवाएंगे, नहीं। याद कराना, रटाना, मारना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, निगेटिव टैग वर्ड है। इससे बच्चा जो है एक्टिव नहीं होता, वो मैथ से उसको डर लगता है, वो बोर होता है फिर मैथ पढ़ के। जो है बच्चों को डराना नहीं है, रटाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है, जैसे कि वो खुद सीखें और उसको याद रखने के लिए कुछ ऐसी मतलब युक्ति बताइए, कुछ ऐसे मतलब दैनिक जीवन का प्रयोग करके चीज़ों को सिखाइए, जिससे वो चीज़ों को भूल ना पाए और उसे थोड़ा-सा आनंद भी आए पढ़ने में, उसको मैथ बोरिंग ना लगे। ऑप्शन बी देखेंगे, उससे क्षेत्रफल और आयतन संबंधी बहुत सारी समस्याएँ हल करवाएँगे। नहीं, जब उसको याद ही नहीं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो याद उसको समस्याएँ कराने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। एक ही चीज़ को बार-बार कराने से, रटाने से उससे कोई समस्या उसको दूर नहीं होने वाली है। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी कह रहा है वास्तविक जीवन के संदर्भों का उपयोग कीजिए, जहाँ क्षेत्रफल और आयतन के मापने की अवधारणाएँ प्रयोग की गई हों। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन, इन सब चीज़ों में जो डेली चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनके माध्यम से बच्चों को सिखाइए, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे और बच्चे एक्टिव भी रहेंगे और उनको लगेगा भी नहीं, हाँ, कुछ चीज़ें मतलब सामने जब चीज़ें होती हैं, तो उन्हें लगता भी है। और चूँकि बस केवल ये है कि बस हमने पढ़ा दिया, बता दिया, तो उनको जो है उतना इंटरेस्ट नहीं आता, उनको डर लगता है। तो वास्तविक जीवन, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, आपके सामने टेबल है, आपके सामने जो है मेज़ है, या फिर आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, बुक है, या फिर आपके पास जो डस्टर है, इसके माध्यम से आप बताइए, इनकी लेंथ को क्या करिए, मेज़र करवाइए, ब्रेड्थ को करवाइए, हाइट को करवाइए, उससे आयतन को सिखाइए, और जो आपका टेबल है, उससे लेंथ और जो है आपकी अ, विड्थ है, चौड़ाई है, दोनों को नपवाइए, उससे क्षेत्रफल निकलवाइए। इससे बच्चे क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो जो सामने चीज़ें हैं, उससे कराएँगे तो बच्चे एक्टिव भी रहेंगे और उन्हें मैथ से डर भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ज़्यादा सही है, सटीक है, क्योंकि वो हमने पहले बताया कि मैंने बताया कि बच्चों को दैनिक जीवन का प्रयोग करके पढ़ाना है। जो चीज़ें दैनिक जीवन में घट रही हैं, हो रही हैं, उनके माध्यम से सिखाएँगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो पढ़ने में थोड़ा-सा उनके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ों को जल्दी समझेंगे, क्योंकि वो खुद करके जब चीज़ें वो सीखेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, याद भी होती हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, कोई काम अपने से खुद करते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, वो बहुत दिन तक हमें याद भी रहती हैं। ऑप्शन डी देखेंगे, क्षेत्रफल और आयतन के बीच अंतर को दर्शाती है। वही एक सारणी बनाएँ तथा उनकी नकल करने को कहें। ऐसे ही नकल करने से काम नहीं चलेगा। आपने क्षेत्रफल आयतन का ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या किया, क्षेत्रफल और आयतन की अलग-अलग क्या बना दी, सारणी। बच्चों से कह दिया किसी को बार-बार नकल करके लिखो, तो इससे क्या होगा, बच्चों में कोई भी उनकी समझ नहीं विकसित होगी और उनको क्या होगा, चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, बार-बार एक ही चीज़ केवल लिखेंगे तो उनकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा, फिर वो क्या होंगे, चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे, तो फिर उन्हें क्या होगा, आपकी क्लास में पढ़ने से या फिर मैथ्स पढ़ने में उन्हें डर लगेगा। तो ऐसे ही काम नहीं करना है, काम ऐसा करना है जिससे बच्चे क्या हो, पढ़ें, सीखें, तो उन्हें वास्तविक जीवन का प्रयोग करके चीज़ों को सिखाना है। दैनिक जीवन का प्रयोग करके डेली लाइफ़ में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उन्हीं के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया, अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएँगे। डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, ठीक है? शिवम जी कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही शिवम जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th इसके बाद आपका आने वाला है, उसको देखना है, समझना है। इसमें हम लोग जो है गणित क्रांति बैच में, जो कि समय हम लोग इसमें सीटेट को टारगेट कर रहे हैं, जो कि आपके फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। अगले महीने तक आपको फॉर्म मिल जाएँगे, तो इसमें डेली आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। अभी तक 3 क्वेश्चन हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग और बताएँगे क्या आंसर आएगा। जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे, और लोग भी चीज़ों को सीख पाएँ, पढ़ पाएँ और आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ।
जो लोग अभी सीटेट के लिए नहीं लगे हैं तो उनसे बता दीजिए वो लगें और डेली प्रैक्टिस करते हुए चलें। किसी भी टीचर से पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली पढ़ते हुए चलें, सीखते हुए चलें, क्योंकि एक बार में अगर सोचेंगे कि हम 1 महीने पहले पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो आप मतलब कि जो हार्ड सब्जेक्ट मतलब थोड़ा-सा आपके सब्जेक्ट थोड़ा-सा आप लेंदी हैं, उनको पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आपका साइंस है, मैथ है, इसको पढ़ लीजिए। हिंदी आप बाद में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी बाद में पढ़ सकते हैं, तो कुछ चीज़ों को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एग्ज़ाम के समय में बर्डन नहीं रहे आपके पास। सीडीपी पढ़ लीजिए, अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। चलेंगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, यदि कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य कितना आपके पास है 96 है, तो इनमें से एक संख्या 150 है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य कितना होगा? ठीक है, देखेंगे यहाँ पे अगर आपने सॉल्व किया तो एक बार आंसर लिख देंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिया है 60, 75, 81 और 90। चलिए, अगर आपने सॉल्व किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो ध्यान देंगे। माध्य, माध्य बराबर होता क्या है? कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। माध्य का मतलब होता है मीन। माध्य का मतलब क्या होता है आपका? मीन। और मीन इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल सम, या फिर बोलेंगे कुल योग। टोटल सम अपान कुल संख्या। कुल संख्या या फिर इसे बोलेंगे टोटल नंबर। ठीक है, देखेंगे क्या दिया अपने पास। तो अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट हमारा ये है। चलिए 4 का डी बता रहे हैं शिवम जी, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर देते हुए चलेंगे जो लोग देख रहे हैं। देखिए एक बार ट्राई जरूर करिए, कोशिश गलतियां भी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है। एक बार कोशिश तो करिए, जो होगा देखा जाएगा, गलत होगा गलत होगा। तो आप फिर से देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको सही करेंगे। बार बार गलतियों से सीखेंगे तो एक बार समय ऐसा आएगा कि आप सही करने लगेंगे, गलतियां फिर नहीं होंगी। तो अभी से आपको सीखना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे दिया हुआ है माध्य 96, तो 96 लिख लेंगे यहाँ पे माध्य हम। और कुल योग हमें फाइंड करना है, चूंकि कुल योग नहीं दिया हुआ है, यहाँ से हम कुल योग निकाल लेते हैं। और अपान देखेंगे, संख्या आपके पास 10 दी हुई है, तो यहाँ पे 10 संख्याओं का जो योग है, कुल योग यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 संख्याओं का कुल योग, ये 10 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे हम लोग। 10 संख्याओं का कुल योग, टोटल सम ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 96 इंटू 10, कितना हो गया आपका? 960। 960 हो गया। अब इसमें से एक संख्या कितनी है? इसमें से एक संख्या आपकी 150 है। कितनी? 150। एक संख्या इसमें दिया हुआ है, एक संख्या इसमें आपको दी गई है, कितनी है? 150, 150 है। एक संख्या को यहाँ से निकाल देंगे तो बाकी कितनी संख्याएं बचेंगी आपकी? 9 संख्याएं। तो 9 संख्याओं का कुल योग कितना होगा लिख लेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा कुल योग कितना है? 960। उसमें से अगर हम एक संख्या को निकाल दें जो हमको मालूम है, तो हमारे पास कितनी संख्याओं का योग बचेगा? 9 संख्याओं का योग, कुल योग बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 9 संख्याओं का कुल योग बचेगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते चलेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन आसान है, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है तो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। बाकी तो हम लोग सरल तरीके से कम समय में भी कर सकते हैं। तो बाकी आप करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे चीज़ों को। चलिए, 9 संख्याओं का कुल योग आपको कितना हो जाएगा? तो ये होने वाला है 960 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे? 150। 150 माइनस करेंगे यहाँ से, कितना आएगा? 810। 9 संख्याओं का कुल योग कितना आएगा आपका? 810 आएगा। यहाँ से इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हमने बताया है कि कुल योग अपान क्या होती है? संख्या। अब कितना हो गया कुल योग? नया कुल योग कितना हो गया? यहाँ पे नया माध्य लिख सकते हैं। नया माध्य क्या होगा? तो नया माध्य बराबर 9 संख्याओं का कुल योग। कुल योग कितना आया है? 810। और कितनी संख्या है आपके पास? 9। 9 के टेबल में 81 आता है 9 बार में, तो कितना आ गया नया माध्य आपका? 90 आ जाएगा, 90। नया माध्य कितना हो गया आपका? 90, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 4 का डी बिल्कुल सही है। कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे और इसको नोट करेंगे। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आंसर आपका शुरू क्या सही हो गया? 90, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसके बाद उसको ट्राई करेंगे। कोशिश एक बार जरूर करना है। जो भी आंसर आए कमेंट के माध्यम से लिखेंगे। गलतियाँ मतलब गलत भी मतलब आंसर लिखते हैं तो कोई बात नहीं, उस आंसर से आपको सीखना है कि हमने गलत कहाँ किया है, कैसे किया है। बार बार गलतियाँ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से सीखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा।
जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट करते हुए चलेंगे, एक नोट्स पे अपने, एग्जाम के समय उसको रिवाइज कर पाएँ। जो मेन कॉन्सेप्ट आपका, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, जो माध्य होता है वो क्या होता है, कुल योग अपान कुल संख्या होती है, तो इसको नोट कर लेंगे मीन बराबर। तो यही आपका एवरेज भी होता है, एवरेज भी सेम ऐसे ही होता है, एवरेज मीन के बराबर होता है। एवरेज में भी हम वही काम करते हैं जो कि हम लोग मीन में करते हैं। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आपके स्क्रीन पे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके पास 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समद्विबाहु समलंब है, आइसोसेलस ट्रेपेजियम है। इसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रेपेजियम की बात हो रही है। आइसोसेलस ट्रेपेजियम की बात हो रही है, देखेंगे कैसे बनता है। ये आपका बनता है, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, ये आपका आइसोसेलस ट्रेपेजियम है, जिसमें कि 2 पैरेलल साइड होती हैं, 2 पैरेलल साइड होती हैं, और यहाँ पे 2 जो है नॉन पैरेलल साइड होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं। बाकी जो भी चीज़ें आपको आती हैं कमेंट में आप लोग लिखा करिए, जिससे कि चीज़ें आपको याद रहेंगी। पैरेलल पैरेलल, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेंगे इसकी। सही था, ठीक है, डबल आर एल होता है पैरेलल। 2 यहाँ पे देखेंगे, 2 2 क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है, 2 नॉन पैरेलल साइड होती है, और ये क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन क्या होती है आपकी, इक्वल लेंथ होती है इसकी, लेंथ क्या होती है, इक्वल। मतलब ये साइड, ये जो साइड देखेंगे तो ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके, जैसे यहाँ पे देखेंगे ए बी है, इसका अगर हम वर्टेक्स लिख दें, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, यहाँ पे ए डी जो है, ए डी, ए बी जो है पैरेलल किसके है, सी डी के। और यहाँ पे देखेंगे जो ए डी है ये नॉन पैरेलल किसके, आपके बी सी के, लेकिन यहाँ पे जो ए डी होता है वो बी सी के बराबर होता है, मतलब नॉन पैरेलल साइड जो होती है वो इक्वल लेंथ में होती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो नॉन पैरेलल साइड होती है वो क्या होती है आपकी, जो नॉन पैरेलल साइड होती है, जो कि असमांतर जिसे बोलेंगे हिंदी में, असमांतर रेखा होती है, वो इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे एडी और यहाँ पे बीसी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसमें दो भुजाएं क्या आपकी हों, बराबर हों। यहाँ पे चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है केवल 2 आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। ऑप्शन बी है समांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी केवल असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, और ऑप्शन डी यहाँ पे ए और सी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम होता तो आप लोग कोई आंसर नहीं दे पाते, ज़्यादातर लोग आंसर ए और सी दे के आते। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पे सी सही है। क्या सही है, सी। केवल यहाँ पे जो आपका असमांतर रेखाएं हैं, केवल आपकी जो असमांतर रेखाएं हैं वही केवल उसकी लंबाई बराबर होती है, बाकी जो समांतर रेखाएं हैं उसकी लंबाई बराबर नहीं होती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। पैरेलल का मतलब क्या मतलब होता है, समांतर, क्या मतलब होता है, समांतर। और यहाँ पे नॉन पैरेलल का मतलब क्या आपका है, असमांतर, क्या मतलब है इसका, असमांतर है, ठीक है। चलिए, बाकी स्पेलिंग गलत हो तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल सी सही होगा, डी सही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे शिवम जी ने भी ऑप्शन डी दिया है ना, तो ये इसमें आपको ध्यान देना है। अगर ये आपको नहीं पता है तो गलतियाँ होंगी इसमें, छोटी छोटी गलतियाँ ही होती हैं। ध्यान देना है, केवल यहाँ पे असमांतर भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भुजाएं बराबर नहीं होती, तो इसीलिए ऑप्शन आप लोग डी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, केवल सी सही है। इस कॉन्सेप्ट को आपको नोट कर लेना है, बहुत ही मतलब बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में हमेशा ट्रेंगल से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार, ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ट्रेंगल और इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, और ये क्वाड्रेटर का क्वाड्रिलेटरल का है, क्वाड्रिलेटरल आपके
5 टाइप के होते हैं, उसी में टाइप आपका ट्रेपीजियम है, एक काइट होता है, शेप होता है, एक आपका पैरेललोग्राम होता है, एक रेक्टेंगल होता है और एक आपका स्क्वायर होता है, एक रोम्बस होता है। तो उसी में टाइप एक क्या आपका है, ट्रेपीजियम है। ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है और ट्रायंगल, मतलब ये आप ज्योमेट्री वाला पार्ट जो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं आपके सीटेट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, एक बार ट्राई करेंगे, बताएं क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार कोशिश करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। जी शिवम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरियन त्रिक है जिसका एक सदस्य कितना है, 12। एक सदस्य 12 होगा तो यहाँ पे कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसको वेरीफाई करता है। मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 8, 12, 16। ऑप्शन बी है 12, 35, 37। और ऑप्शन सी आपके पास है 12, 35, 38। और ऑप्शन डी आपके पास 12, 35, 39। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया है तो अच्छी बात, आप आंसर लिख देंगे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, देखना है, समझना है। यहाँ पे एक सदस्य दे दिया है 12। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरियन त्रिक का कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है, कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। ये होता है 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसको वेरीफाई करता है। मतलब एक जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये बराबर होता है 5 के वर्ग। को मालूम है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2m की जो वैल्यू है कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। यहाँ से अगर इसको हम कंपेयर करें तो 2m की वैल्यू कितनी है, 3 है। और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ कितनी आपकी है, 4 है। और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आपकी है, 5 है। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें तो आपका ये है। उसी प्रकार से, इस प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि पाइथागोरस में जो त्रिक होगा उसमें 3 जो संख्याएं होंगी वो कुछ इस टाइप की होंगी। किस टाइप की, पहली आपकी 2m होगी, दूसरी किस टाइप की होगी, m स्क्वायर माइनस 1 की, और तीसरी किस प्रकार की होगी, m स्क्वायर प्लस 1 की हो। ठीक, ये आपकी इस टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। जैसे कि यहाँ पे 2m की वैल्यू क्या थी, 3, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 4 है, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 5 है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझ लेंगे, एक क्वेश्चन आपका इससे पूछता ही है। यहाँ पे एक सदस्य दिया हुआ है 12, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से 2m की वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6। अब m की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे रख देंगे। हम लोग पाइथागोरियन ट्रिक क्या करेंगे, बना लेंगे। तो सबसे पहला जो है संख्या किस टाइप का होता है, 2m टाइप का होता है। 2m की टाइप की होती है, इसका मतलब ये है अगर वो संख्या 2m टाइप की है तो हम m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। m की वैल्यू 6 आई है तो 6 दूना 12 हो जाएगी, पहली संख्या। यहाँ पे रखेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 में से एक गया कितना बचेगा, 35। और यहाँ पे रखेंगे तो 6 की वैल्यू कितनी हो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 में जोड़ेंगे 37। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या बनेगा यहाँ पे, 12, 35, 37। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि अगर हम 12 का वर्ग को 35 के वर्ग में जोड़ दें, ये बराबर किसके आएगा, 37 के वर्ग। ठीक है, और ये इसका निकालने का तरीका है, कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे, बी आपका बिल्कुल ही सही है। बिल्कुल सही दिया आपने आंसर शिवम जी। बाकी जिन्होंने नहीं दिया आंसर कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके फिक्स है, तो इसको नोट कर लेंगे। कोई डाउट अभी भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं एक प्यारा सा कमेंट करके। अगर डाउट नहीं है तो एक बार यस सर लिख देंगे या फिर हम सब कर देंगे। जी बिल्कुल सही आपने लिखा है, 2 × 6 और 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 12, 35, 37। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल ही सही है। ये आपका बेसिक तरीका है, मतलब अगर कोई भी आपका एक सदस्य दिया हुआ है तो बाकी सदस्य आप निकाल सकते हैं। इससे आपको इस प्रकार से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वायर करेंगे समय लगेगा, इसमें क्या है, केवल आपको तरीका सीख लेना है। और तरीका सीख के काम करेंगे तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे और समय भी आपका बच जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे, डाउट नहीं इसको नोट करेंगे फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और डेली आपको ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि देखिए अभी से प्रैक्टिस करो चलेंगे तो आसानी से एग्जाम को
तो आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। इन बातों का ध्यान दीजिए और डेली पढ़ते हुए चलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया हो तो एक बार नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, इसको नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ट्रिक बेस्ड, हाँ, ट्रिक बेस्ड पे आपको काम करना है। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि किसी चतुर्भुज के कोणों के अनुपात 1 2 3 4 हैं तो चतुर्भुज में सबसे बड़े कोण की माप क्या है। आसान क्वेश्चन है, वो तो आप कर पाएंगे आसानी से। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। हर बार आपसे एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटल से, कुछ क्वेश्चन आपके ट्रायंगल से, और ये आपका पाइथागोरन से। एक क्वेश्चंस आपका प्रोबेबिलिटी से आता है। मीन मीडियन मोड से आपके 1 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मीन पूछ लेगा, मोड पूछ लेगा, और अलजेब्रा से क्वेश्चन मिल जाते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिल जाते हैं, फ्रैक्शन से मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस हम करेंगे एक एक करके। सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है, समझना है, और कॉन्सेप्ट को आपको नोट करना है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सेशन में जुड़ेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और डेली आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। चलिए, सीओम जी बता रहे हैं 144, बिल्कुल सही। देखते हैं, बाकी लोग देखेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। चतुर्भुज जैसे कि आपका ये है ए, इसका शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है, आपका डी है। आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वार्टेक्स कितने होते हैं इसमें? 4। कौन कौन से? ए बी, बी सी और आपका सी डी। ठीक है। और इसमें आपके साइड भी 4 होती हैं इसकी। साइड देखेंगे, भुजा जिसे बोलेंगे, तो भुजा यहाँ पे ए बी है, ए बी के बाद आपकी बी सी है, बी सी के बाद सी डी है, और सी डी के बाद डी ए है। और एंगल देखेंगे तो एंगल भी यहाँ पे आपके 4 है। एंगल कौन से? एंगल एक ए एंगल बी, एंगल यहाँ पे सी, और एंगल आपका डी। और इंटरनल एंगल का जो सम होता है क्वाड्रेटरल में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है क्वाड्रेटरल में। और क्वाड्रेटरल मैंने बताया था कि आपके 5 टाइप के होते हैं। इसमें कि आपका पैरेललोग्राम, इसके बाद आपका रोम्बस हो गया, ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद आपका स्क्वायर हो गया, और ये आपका क्या, काइट शेप हो गया। इसे हम ट्रेपीजियम किस, एक ट्राइपीजियम होता है, ठीक है, ये होता है। इसमें आपका 4 5 6 टाइप का होता है। टाइप्स को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, मैंने बताया था पिछली क्लासेज में। बाकी जैसे क्वेश्चन देखें उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सीखते हुए चलेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब, तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल्स का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी और आपका एंगल सी और एंगल डी, इनका रेशियो आपका दिया हुआ है। तो रेशियो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसका। ये आपका रेशियो इनका दिया हुआ है। रेशियो कितना दिया हुआ है? रेशियो आपका है 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे यहाँ पे 4। इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाले में हम x से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले वाले में अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x होगा, ये 3x होगा, ये 4x होगा। मतलब कोई अगर आपका कॉमन वैल्यू कोई आ गई x, तो x जो होगी उस सब में मल्टीप्लाई करके एंगल मिल जाएगा। मतलब जो एंगल ए होगा वो या x का 1 गुना होगा, एंगल बी x का 2 गुना होगा, और एंगल सी उसका x का 3 गुना होगा, और एंगल डी जो होगा उसका 4 गुना होगा। अब सारे को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1x, 2x प्लस 3x प्लस 4x, चारों एंगल का सम कितने के बराबर? 360 के। इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 4 3 7, 3 कितना हो गया आपका 10। यहाँ पे 10x की जो वैल्यू आ गई 360 आ गई। यहाँ से x की जो वैल्यू आई कितनी आएगी आपकी? 36 डिग्री है। कितनी आएगी? 36 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो एंगल एक आपका है कितना है? 36 डिग्री का है, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। एंगल बी कितने का होगा? 72 का। एंगल डी कितने का? एंगल सी कितने का होगा? तो यहाँ से हम लोग किससे अप्लाई करेंगे? 3 से, तो कितना होगा? 108 होगा। और एंगल डी कितने का होगा? 144 का। बड़ा वाला एंगल इसमें एंगल डी ही है, तो एंगल डी कितने का होगा? यहाँ पे आपका 144 का होगा। ये एंगल आपका 108 डिग्री का होगा, ये एंगल आपका 72 डिग्री का होगा, और ये एंगल आपका 36 डिग्री का होगा। कभी कभी क्या करता है, छोटे और बड़े कोण का योग भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर छोटे बड़े का योग पूछेगा तो 144 में 36 को जोड़ देंगे। यहाँ पे आंसर क्या सही होगा आपका? ई सही होगा, 144।
बिल्कुल सही, शिवम जी ने आंसर सही दिया है। बाकी जिन्होंने नहीं दिया है कोई बात नहीं, नोट करेंगे और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा इसके बाद, तो देखना है, बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए एक बार सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आए कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया होगा लाइक कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी संख्या से गुणा कर दें, स्वयं से गुणा कर दें तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग कर दें, ठीक है। तो प्राप्त भिन्न 18 होल 26/27 है, मूल भिन्न क्या होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना भिन्न क्या है आपके पास, मान लिया माना जो भिन्न है वो कितना आपकी है, x/y है। मान लेते हैं हम लोग गेट जो है फ्रैक्शन आपका कितना है, x/y है, क्योंकि भिन्न में न्यूमरेटर होता है और अब आपका डिनोमिनेटर होता है। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी भिन्न को स्वयं से हम क्या कर दें, गुणा कर दें, ठीक है। तो हम x/y में x/y से गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो मिलेगा x²/y²। अब कह रहा है कि हम इसी में इसके व्युत्क्रम से भाग कर दें, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, y/x से हम भाग करेंगे तो कह रहा है कि ये मिल जाता है 18 होल 26/27 मिल जाता है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x²/y²। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा x/y, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 में 27 का, ठीक है। और प्लस कितना कर लेंगे इसमें 26, और अपान कितना हो जाएगा ये 27, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³ अपान कितना बनेगा आपका y³। इसका मतलब इधर है कि इधर भी आपका क्यूब बनने वाला है, तभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो 18 में 27 का मल्टीप्लाई करना है आपका, 18 में 27 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 8 जा कितना होता है आपका 56, कैरी कितना बचेगा 5, और 8 2 जा 16, 16 में 5 ऐड करेंगे 21, ये आपका कितना हो गया 7, और ये आपका 2 हो गया, ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ये 8 और ये 4 हो गया। इसमें ऐड करना है 26, ऐड करेंगे ये 12 हो गया, 10 1 11 4 1 5, 512 आने वाला है। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 512, और अपान कितना हो गया आपका 27। चलिए इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, ऐसे x/y का ये होल क्यूब है, और इक्वल टू ये 8/3 का होल क्यूब है। इसका होल क्यूब है 8/3 का होल क्यूब है। कोई डाउट होगा तो आप लोग बताएंगे। 8/3 का जो होल क्यूब होता है, मतलब 8 का जो क्यूब होता है वो आपका 512 होता है। 8 8 जा 64, और 8 जा कितना होता है आपका 512। तो 512 यहाँ पे कंपेयर करेंगे, चूंकि यहाँ पे पावर सेम है तो यहाँ पे जो है बेस आपका समान होगा, तो x/y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8/3। तो भिन्न आपको क्या मिलेगी 8/3, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जाएगी 2 होल 2/3। तो हम इस टाइप से भी लिख पाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया आपका ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही होगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नोट कर लेंगे, कोई डाउट है तो बताएंगे, डाउट नहीं है तो एक बार ऐसा लिख देंगे या फिर हम सब कर देंगे। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिपद व्यंजक में गुणक गुणनखंड हो सकते हैं। त्रिपद व्यंजक की बात हो रही है, संख्या हो सकती है, चर हो सकता है, व्यंजक हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि 3 पद की बात हो रही है। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ए और बी और सी तीनों हो सकते हैं ना, ए बी सी हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। क्या सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही होगा। कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे। तो कोई भी त्रिपद व्यंजक लिखा गया है, जैसे मान लीजिए 3x² लिख दिया, प्लस 2x लिख दिया, प्लस 4 लिख दिया, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, संख्या दिख ही रही है, ठीक ना। ये व्यंजक भी है, एक एक्सप्रेशन भी है, और साथ में इसमें चर भी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ए बी सी।
ए बी सी सही है। व्यंजक का मतलब क्या होता है? व्यंजक का मतलब इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये आइडेंटिटी होगी, या तो फिर क्या होगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें हम लोग चर का और अचर का गुणा करके आपस में जोड़ दें। जैसे 3x स्क्वायर चर अचर का गुणा एक्सप्रेशन बन गया 2x प्लस 4। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपकी संख्या भी है, चर भी है और व्यंजक भी है, एक एक आपका एक एक्सप्रेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम डी सही है। शून्य यहाँ पे नहीं होगा, शून्य यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी सही होगा। तो ए बी सी मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी फाइनली आपका सही होगा। 9 का डी सही है। कोई डाउट है तो बताएंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार एक क्वेश्चन आपका पूछता है। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछ मतलब फिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछ लेता है, हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछता है इससे। कॉन्सेप्ट को आप लोग पर देखेंगे, अगर आपको मालूम है तो एक बार लिख भी देंगे, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, आंसर आ गया तो एक बार लिख देंगे जो भी आंसर आपका आया है। चलिए देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 फलकों और 12 शीर्षों वाले एक किसी बहुफलकी में कितने किनारे होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि अगर जो है बहुफलकी की बात होती है और वहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो बहुफलकी में होता क्या पहले ध्यान देंगे। तो वहाँ पे आपका होता है फेस, क्या होता है फेस होता है उसमें। और फेस को हम लोग यफ से दिखाते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं फलक क्या बोलते हैं फलक। और उसमें एक होता है शीर्ष, क्या होता है शीर्ष, से हम लोग क्या बोलते हैं वर्टेक्स। ये हम लोग दिखाते किससे हैं कैपिटल वी से। एक होता है किनारा, क्या होता है उसमें किनारा होता है। और किनारे को हम बोलते हैं इजेस, इजेस बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको, बता दिया मैंने दोनों, कैपिटल ई से दिखाते हैं, ये बताने वाला था। कैपिटल ई से इसको दिखाते हैं। इनमें संबंध जो होता है, कॉन्सेप्ट देखेंगे ध्यान से, इनमें संबंध क्या होता है, वी ई भी आपका यफ और ई में संबंध होता है वी प्लस यफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बार बार एक क्वेश्चन आपका पूछता है जैसे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं। यहाँ पे आपका यफ की वैल्यू दी हुई है 8, और साथ में आपकी क्या दिए हुए हैं शीर्ष कितने 12। ई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं और ई की वैल्यू फाइंड करते हैं। रखते हैं, ये आपका 8 है, ये आपका 12 है, ठीक है, और माइनस ई की वैल्यू कितनी होगी इज इक्वल टू 2। यहाँ से ये 20 और 2 इधर लाएंगे, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू ई हो गया। तो यहाँ से किनारों की संख्या कितनी आएगी आपकी 18 है। कितनी आएगी 18, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही है। नोट कर लेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए अभी तक आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप बताएंगे, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपकी क्लासेस डेली मिलती रहें, और डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते हुए समझते हुए चलना है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर देखेंगे, करा यदि एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, एक पासे को फेंका गया है, देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है, तो आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपका इससे भी फिक्स है, एक क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से मिलेगा प्रायिकता से, इसको भी ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट को नोट करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या फेंका जा रहा है डाइस। डाइस में आपके पता है कि कुल कितने यहाँ पे फेसेज होते हैं, 6 आपकी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 6 तक 6 फेसेज होते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि डाइस में हम लोग फेंकते हैं तो 6, 1 से लेकर 6 तक संख्या मिलने की संभावना होती है। ठीक है, अगर आपने ट्राई किया है तो एक बार आंसर लिख देंगे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, देखेंगे। अगर एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तो पासा आपके पास है डाइस है, डाइस है पासा है। ठीक, पासा जैसे कि ध्यान से देखेंगे, ये आपका पासा मैं बना देता हूँ, ये पासा है। ठीक है, आपने खेला भी होगा लूडो, देखा होगा उसकी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक बना दिया हमने, ये दो इस तरह से यहाँ पे अंक बने होते हैं, यहाँ पे 3 मान लीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 हो गया।
फिर मान लीजिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। बस ये आपके 6 अंक 6 जो है अंक यहाँ पे होते हैं, ठीक है? ये आगे पीछे होगा, मैंने इसे आपको दिखाने के लिए 2 पासे बनाना पड़ा हमें। यहाँ पे देखेंगे एक डाइस है तो उसमें आपके 6 अंक जो है आपके होते हैं उस पे, ठीक है? तो अगर हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो कुल परिणाम कितने होंगे? एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने होंगे आपके? ये हो जाएँगे 6। कितने होंगे? 6, क्योंकि पासे में आपके 1 2 3 4 5 6 ये आपकी संख्याएँ होती हैं, तो फेंकने पर कुछ भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। कुल 6 परिणाम संभव हो सकते हैं। अच्छा, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? निकाल लेते हैं हम लोग अनुकूल परिणाम को। अनुकूल परिणाम के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे कि हमें केवल अभाज्य संख्याएँ मिलनी चाहिए, ये कह रहा है। अभाज्य संख्याएँ होती क्या है? मैंने आपको बताया हुआ है कि अभाज्य संख्याएँ होती हैं जो केवल 1 से और अपने से डिवाइड होती हैं। तो अपने से और 1 से डिवाइड में संख्याएँ और ग्रेटर देन 1 हो, तो कौन होगा? 2, 3, 5 कितनी हो गई आपकी संख्याएँ? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। 3 संख्याएँ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे क्या हैं? अभाज्य हैं। अभाज्य मतलब जो 1 से बड़ी हों और केवल अपने से और 1 से डिवाइड हो, किसी संख्या से डिवाइड ना हो। यहाँ पे आपके अनुकूल परिणाम मिल चुका है और कुल परिणाम। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे इसकी, प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता का मतलब यह है, प्रोबेबिलिटी पी से दिखाते हैं। क्या होता है आपका? कुल अनुकूल परिणाम में हम बोलते हैं फेवरेबल स्पेस अपॉन सिंपल स्पेस। यहाँ पे देखेंगे फेवरेबल स्पेस जो आपका है अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम अपान क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। प्रायिकता क्या होगी? केवल हमें अभाज्य संख्या मिले, तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं और टोटल संख्याएं कितनी है? 6 डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो। 1/2 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया आपका? बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए नोट करेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर देंगे या फिर ऐसा लिख देंगे। और चलेंगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए एक बार नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताएंगे। एक क्वेश्चन आपका ये प्रोबेबिलिटी से मिलना आपको, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका एक जरूर मिलता है। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पीछे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपका एक क्वेश्चन मिलता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 12। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये देखेंगे आपके अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, कट जाएगा और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी आसान होता है, आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे खूब 9th 10th में। एक बार इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने ट्राई किया अच्छी बात, नहीं किया है तो देखेंगे समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आपके पास, ये है आपके पास 15। ये आपके पास है 15 और अंडर ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितना आपके पास 15। ठीक है, अपान है 25, अपान है 25 और एक ब्रैकेट में आपका x+3 है और अगले ब्रैकेट में देखेंगे तो कितना आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐसी दो संख्याएं लेते हैं, ऐसी दो संख्याएं लेते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और जिसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए आपका? 2 आए। तो 5 और 3 ले लेते हैं, 5 और 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या यूज करेंगे, तो इसमें देखेंगे इसको हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस 20। पर यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेंगे, ये आपका एनल्टी है, समीका है। ए स्क्वायर माइनस 20 का इक्वल टू होता क्या है? तो ए माइनस बी और ए प्लस बी।
चलिए देखेंगे, इसको समझेंगे और क्लास को एक बार दोबारा भी देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15। यहाँ से हम इसको फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस लिखेंगे 3x और माइनस कितना हो गया 15 और अपान ये हो गया आपका 25 ब्रैकेट में x+3 और इसको लिख पाएंगे x-5 और अगले ब्रैकेट में x+। चलिए क्या करते हैं, इसको हम और सिंपल कर लेते हैं। यहाँ से अब मिलने वाला है 15 और ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x-5 और यहाँ से +3 कॉमन करेंगे तो ये बनेगा x-5। एक बार स्मॉल ब्रैकेट और एक बार आपका बिग ब्रैकेट और अपान हो गया आपका 25 x+3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x-5 और अगले ब्रैकेट में कितना हो गया x+5। ठीक है, अब 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से और 25 को भी, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 5 बचने वाला है। यहाँ से देखेंगे ये बच गया 3/5 हो गया और ऊपर देखेंगे तो एक ब्रैकेट में आपको x-5 मिलने वाला है और अगले में आपका x+3 मिलने वाला है और अपान कितना आपका है x+3 है और अगले ब्रैकेट में क्या है x-5 और अगले ब्रैकेट में क्या है x+5 है। यहाँ से देखेंगे तो x+3 कैंसिल हो गया, x-5 से x-5 कैंसिल हो गया। अब आपको फाइनली क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो फाइनली आपको मिलने वाला है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये मिलने वाला है 3/5 और अपान मिलने वाला है 3 अपान, लिख लेते हैं हम लोग सही से, 3/5 ब्रैकेट में x+5 आपको मिलने वाला। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चेक करेंगे यहाँ पे तो 3/5 x+5 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही होगा। क्लियर है सबको, तो एक बार थम्स अप कर देंगे और इसको नोट कर लेंगे और शायद इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लेता हूँ मैं, तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के सेशन में हमने 12 क्वेश्चन किए हैं। अभी भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए कोई भी डाउट नहीं रखना है और डेली आपको ऐसे ही सीखते हुए पढ़ते चलना है, डेली प्रैक्टिस करिए। मैथ में कमांड तभी आएगी जब डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सीटेट के लिए जो क्लासेज आपकी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका गणित क्रांति बैच है ये आपके सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आसानी से आप सीटेट को क्रैक कर पाएंगे अगर आप डेली क्लासेस करते हुए चलते हैं। चलिए तो नोट करेंगे और कोई भी डाउट हो तो बताएंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना है और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड में उसको नोट करेंगे, उसके बाद इसको हम एज करेंगे और यहीं पे क्लास को अपनी एंड करेंगे। अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आज के सेशन में मैंने 12 क्वेश्चन किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और साथ में आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। और इसके बाद जो लोग ये ईएलटी दे रहे हैं मैथ से या फिर जीआईसी देने वाले हैं, टीजीटी देने वाले हैं, तो हमारी अगली क्लास में जुड़ेंगे। चलिए ऐसे ही आपको डेली जो है सीटेट का प्रैक्टिस करते चलना है। अभी आपके पास काफ़ी समय है तो इस समय का यूज करिए और डेली प्रैक्टिस करते हुए चलिए। और पिछली क्लासेस को भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, जो आपकी पिछली क्लासेज हुई हैं। एक बार आप लोग आपके यूट्यूब में सेटिंग होती है, उसमें आप स्पीड में करके क्लास को दोबारा भी देखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। और एक नोट्स ज़रूर बनाएंगे, हमारी बातों को सीरियसली लेंगे और एक नोट्स बनाएंगे ज़रूर। नोट्स बनाएंगे और नोट्स में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको लिखते हुए चलेंगे सभी लोग। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, ऐसे हम लोग डेली जो है क्वेश्चंस को सीखते हुए समझते हुए चलेंगे और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। जब भी क्लास हो तो आपको प्रिपेयर रहना है कॉपी पेन लेके और साथ में मोटिवेट रहना है। तो कल मिलते हैं फिर हम इसी टाइम पे 3 बजे, आपके 3 बजे कल फिर आपकी क्लास होगी। कल फिर आपको 3 बजे हमारे साथ जुड़ना है और जो लोग अभी भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्किल में और फिर रिलेशंस में, जिससे कि और लोग भी क्या कर पाएँ, सीख पाएँ, पढ़ पाएँ। ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। फिर हम लोग कल के सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल की क्लास में भी आपको जुड़ना है और जो लोग एलटी दे रहे हैं हमारी अगली क्लास में जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में और सीटेट के लिए हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।